सो फ्रेंड्स, आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। पहली वीडियो मेरे ख्याल से मैंने जो बनाई थी क्राउड फंडिंग के ऊपर, वो आज से कोई 10-11 महीने पहले बनाई थी। उस टाइम पर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। इन्वेस्टमेंट मैंने उससे 1-2 महीने बाद स्टार्ट की थी। यहाँ पर 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म की बात करूँगा, स्मार्ट क्राउड की, उसके अंदर मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद मैंने मल्टीपल और इन्वेस्टमेंट्स की हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जस्ट टू शुरू में मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और देखें कि जैसे-जैसे प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें किस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या उसको ओवरऑल समझने की कोशिश करें। तो आज एक प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं लिए हुए, और उसके अंदर मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या किस तरह से मेरा जर्नी रही है उसके अंदर। तो वो एक थोड़ा-सा एक आइडिया मिल जाएगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एवरी मंथ मैं ऑलमोस्ट न्यूज़लेटर निकालता हूँ। उसमें मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो थोड़ा-सा एक शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा बेसिकली क्राउड फंडिंग होती क्या है? क्राउड फंडिंग को क्या लीगल स्टेटस क्या है? बाकी मुल्कों में किस तरह से हो रही है? यूएई में किस तरह से हो रही है? इसके अलावा रीट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट का, उसको भी, क्योंकि वो रियल एस्टेट से रिलेट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो और इस क्राउड फंडिंग के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। इसके अलावा स्मार्ट क्राउड का जो पोर्टफोलियो है मेरा, वो किस तरह से परफॉर्म किया है। इनफैक्ट एक जो मेजर पहली प्रॉपर्टी थी जो मैंने ली थी, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके किस तरह से डिविडेंड्स आए, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो बात करते हैं क्राउड फंडिंग होती क्या है। फर्स्ट करें, आपको घर में अपने एक गाड़ी लेनी है। अब वो गाड़ी आपको पर्सनली अपने लिए यूज़ में करनी है या फैमिली के यूज़ के लिए करनी है, वो इट डज़न्ट मैटर। मैं अभी बात करता हूँ कि आपको एक गाड़ी लेनी है। लेट्स से आपकी एक गाड़ी है, मैं अगर दिरहम्स टर्म्स में बात करूँ, तो फर्स्ट करें वो 50,000 दिरहम्स की है। 50,000 दिरहम्स की गाड़ी के लिए आपके पास लेट्स से ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम है, जो कि आप बैंक को डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और बाकी के जो 40,000 दिरहम्स हैं, वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा। आपका पूरा प्रोसेस होता है, 10,000 दिरहम आप अपने डालते हैं, 40,000 दिरहम की बैंक आपको फाइनेंस करता है। आपकी एक ईएमआई बन जाती है, हर महीने पैसे देते रहते हैं आप। 5 साल बाद लेट्स से आपकी गाड़ी अपनी हो जाती है, जब आप सारे पैसे पे कर चुके होते हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है आपके पास, लेट्स से कि आप बोरो कर सकें, या आप उसके अंदर पैसे जमा करके, दूसरे लोगों के साथ पैसे जमा करके, क्राउड फंडिंग करके आप अपनी लेट्स से एसेट बना लें। अब गाड़ी को एसेट कहते हैं नहीं कहते, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब गाड़ी को आपने लेट्स से लेना है 50,000 दिरहम की, आपके पास 10,000 दिरहम है, लेकिन आपके घर में आपके भाई हैं, आपके फादर हैं और घर वाले हैं, जो कि फैमिली कार की वजह से आपको लेट्स से पिच इन करते हैं पैसे। अब वो 10-10 हज़ार दिरहम, किसी ने 20,000 दिरहम दिए, किसी ने 10,000 दिरहम दिए, तो वो 50,000 दिरहम घर में ही बन गए। अब वो पैसे जब बन गए, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वो गाड़ी कैश पे ले सकते हैं। अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, क्योंकि मैं कहता हूँ हर पैसों वाली चीज़ के ऊपर जब पैसों की बात हो रही हो, तो बेहतर ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, किसने मेंटेनेंस करनी है, किसने नहीं करनी है, कितना-कितना चलाना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बात कर लें, तो आपका ये एक तरह से क्राउड फंडिंग हो गई। यानी कि आपने मल्टीपल जगहों से पैसे जमा किए। अब ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी, इसमें आप और चीज़ें भी ले सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्राउड फंडिंग के अंदर आप क्राउड सोर्सिंग के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब फंडिंग हो रही होती है, या लेट्स से आपको कैपिटल रेज़ करना होता है, तो उसके अंदर भी आप क्राउड बेसिकली लोगों से इन्वेस्टमेंट रेज़ कर रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर जो क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से है कि आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएँगे, एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जमा होंगे और उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करके लेट्स से आप यूएई की बात करें, तो लेट्स से 5 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी है, और लेट्स से 50 इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। 50 इन्वेस्टर्स मिलके 10-10 हज़ार दिरहम जमा करते हैं, और 10,000 दिरहम जमा करने के बाद वो 50 इन्वेस्टर्स आपके 5 लाख दिरहम बना लेते हैं। जब वो 5 लाख दिरहम बना लेंगे, तो ऑटोमैटिकली उनको बैंक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और वो 10-10 हज़ार दिरहम जो उन्होंने जमा किए हुए हैं, उनका उसको इक्विवेलेंट उनको शेयर्स मिल जाएँगे, और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अब वो प्रॉपर्टी लेट्स से 1 साल बाद 6 लाख की हो जाती है, तो वो जो 6 लाख की अगर आप बेचना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो 5 लाख से 6 लाख की जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपने रेंटल पे प्रॉपर्टी चढ़ानी है, तो रेंटल की जो इनकम आएगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किसी ने 10,000 दिरहम दिए होंगे, किसी ने 15,000 दिरहम दिरहम दिए होंगे, किसी ने लेट्स से 2,000 दिरहम दिए होंगे। जिसने जितने अमाउंट के पैसे दिए हैं, उसी हिसाब से उसको
रेंटल रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह से कोई मेंटेनेंस होती है तो उसके अंदर भी वो इसी तरह से उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें लीगैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उ उसमें कितना लीगल है ये काम करना। जैसे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इस वक़्त लीगल नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको क्राउड फंडिंग का लाइसेंस मिला हो। तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो ये इल्लीगल है, और अगर कोई रिटर्न्स दे भी रहा है तो वो गलत रिटर्न्स हैं और आपका पैसा किसी वक़्त भी फँस सकता है। तो उस तरह की चीज़ों में ना जाएँ जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकिंग ना हो। जब आप बात करते हैं लेट्स से यूएई की, तो यूएई के अंदर रेगुलेशंस हैं इसके लिए, इसमें मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप अगर इन्वेस्टर हैं होंगे तो आपका एसपीवी बनेगा, वो भी बात करेंगे। एसपीवी क्या होता है? बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है। लेट्स से आपने 1000 दिरहम की प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर लिया हुआ है, तो आपका नाम उस एसपीवी के अंदर आएगा और आपको इक्विवेलेंट शेयर जिस टाइम पे भी डिसोल्यूशन होती है या आगे जाके कोई भी सिनेरियो बनता है, तो उसी हिसाब से जो आपको जो हिस्सा है आपका उसमें मिल जाएगा। इसके बारे में हम फर्दर थोड़ी-सी बात करेंगे जब मैं स्मार्ट क्राउड की बात करूँगा, अलग से जब बात करूँगा। एक छोटी-सी बात बिफोर वी गो इनटू स्मार्ट क्राउड डायरेक्टली, एक चीज़ होती है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स और जो क्राउड फंडिंग है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। रीट्स के अंदर मैंने मल्टीपल पहले वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंस है, वो आप ये समझ लें कि रीट्स जो होती हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं। आप उसको डे इन डे आउट ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें। वैसे तो इतना ज़्यादा उसमें डेल्टा नहीं आता, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। रीट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन आप चाहें तो आज जाके रीट्स खरीद सकते हैं, कल जाके बेच सकते हैं। स्मार्ट क्राउड या लेट्स से क्राउड फंडिंग के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। क्राउड फंडिंग के अंदर एग्जिट थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्राउड फंडिंग को आप इसी तरह से समझें कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ले ली है, उसको बेचना कितना मुश्किल होगा। आप उसको आज खरीद के कल बेचेंगे, तो जब तक कि उसके अंदर मेजर डिफरेंस नहीं आता, कोई मेजर अपसाइड नहीं होती है, तब तक आप उसको नहीं बेच सकते। अदरवाइज़ जो आपके खर्चे हुए हैं, वो पूरे नहीं होंगे। शुरू में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसके अंदर 7 टू 8% के आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं। वो एक्सपेंसेस यानी कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको रेंट पे चढ़ा रहे हैं, रेंट आपको लेट्स से 2, 3, 4, 5% के करीब मिल रहा है। जब वो आप पहले साल में देखेंगे तो पहले साल में उसका रेंट ही कवर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म अफेयर होती है। इनफैक्ट स्टॉक्स भी या रीट्स भी लॉन्ग टर्म अफेयर होते हैं, लेकिन क्योंकि आप रीट्स खरीद के जब बेचेंगे तो उतना शायद नुकसान ना हो, लेकिन अगर आप जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होंगे उसको खरीद के बेचेंगे, फौरन बेचेंगे, तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी की सारी कॉस्ट आपके ऊपर आएगी और आपने बियर नहीं की होगी, और वो जब आप बेचने जाएँगे और प्राइस उसकी ऊपर नहीं होगी, तो आपको उसमें डेफ़िनिटली नुकसान होगा। अगर आप लेट्स से 6 महीने, साल के अंदर-अंदर बेचना चाहते हैं। इन सम केसेस साल के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्राइस अगर बढ़ी भी होती है तो उसमें शायद फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ा-सा कि जो जो स्मार्ट क्राउड है वो कैसे काम कर रहा है। तो पहले तो मैं बताऊँ, स्मार्ट क्राउड की अपनी ऐप भी है और स्मार्ट क्राउड इनकी वेबसाइट भी है। मैं दोनों को यूज़ करता हूँ। स्मार्ट क्राउड की ऐप बहुत अच्छी है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर स्मार्ट क्राउड की ऐप के अंदर ये आपको शायद नज़र आए इस तरह से। इन एनी केस मैं आपको ये वेबसाइट पे लेके जाऊँगा और वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊँगा, और सारी चीज़ें वेबसाइट पे जो आ रही हैं वो यहाँ पर ऐप पे भी आ सकती हैं। तो स्मार्ट क्राउड की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं। स्मार्ट क्राउड की वेबसाइट पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन आपको ऑलरेडी हुआ हुआ है मेरा, यहाँ पर लॉगिन नज़र आ गया आपको। यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर जो-जो प्रॉपर्टीज़ पहले जो लोगों ने इन्वेस्ट की हुई हैं, यहाँ पर पूरी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको एक इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी एरिया में देखना भी चाहते हैं और उसको थोड़ी-सी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा पोर्टल है ये, जो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएँगी। ख़ैर, इस वक़्त अगर देखें तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं। इन 2 प्रॉपर्टीज़ में अगर आप चाहें तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो के दरमियान मैं नहीं लूँगा। मैंने इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो बनाऊँ कि जब मैं उसको बाय करने जाऊँ। एनीवेज़, इसके अंदर बाय द वे अगर आपको स्मार्ट क्लाउड में इन्वेस्ट करना है तो आपको मेरा रेफरल लिंक है, आपको नीचे अगर आप उस रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए स्मार्ट क्लाउड में अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर पैसे डालते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहली इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। एनीवेज़, मैं अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसके जो डैशबोर्ड है, इसमें जाते हैं और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 4700, ऑलमोस्ट 4700 दिरहम है। और मुझे टोटल डिविडेंड जो अब तक मिल चुका है वो 122.78 दिरहम्स का डिविडेंड मिल चुका है। करंट मंथ डिविडेंड जो मिला है मुझको 16.56 दिरहम्स का मिला है। मेरी एक्टिव इन्वेस्टमेंट 3 है। इन 3 में से 2 मेरी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं और 1 मैंने रिसेंट की है और उसके अंदर कोई डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है मुझको। मैं अभी उसके अंदर भी ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पर ये आपको 3 इन्वेस्टमेंट्स मेरी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक
फैंटास्टिक 1 बेडरूम इन ड्रीम टावर्स दुबई मरीना है दुबई, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल स्टूडियो इन क्रिस्टल रेजिडेंस जेवीसी है, उसके बाद स्टूडियो इन स्प्रिंग ओएसिस डीएसओ है। डीएसओ वाली प्रॉपर्टी का अभी तक कोई रेंटल भी नहीं मिला है, ये मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। मैंने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट की थी शुरू में, और एक और छोटी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, ये मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था उस टाइम पर। और अभी भी अब मैं जो अगली इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि थोड़े से पैसे और डालूं उसके अंदर। ये 3 इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो अब मैं जो लेट्स से 4th इन्वेस्टमेंट होगी वो प्रोबेबली थोड़ी-सी बड़ी वैल्यू की ट्राई करूँगा कि हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो डिटेल्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो 2484 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें से टोटल कॉस्ट जो आई थी वो 368 दिरहम्स की आई थी। परचेज़ कॉस्ट जो थी वो 329 दिरहम्स थी, और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो थी 39 दिरहम्स की थी। इन सारी चीज़ों का डिटेल मैं थोड़ी-सी आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं लेट्स से इसी प्रॉपर्टी को देखूँ, इसके फाइनेंशियल्स के अंदर, तो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स आ जाएंगी, रेंटल ब्रेकडाउन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट नजर आएगी, जो टोटल प्रॉपर्टी की थी वो 6,90,000 दिरहम की प्रॉपर्टी, परचेज कॉस्ट जो थी वो 91,506 दिरहम थी। वो क्या, उसमें क्या ब्रेकडाउन था वो आपको दिखाता हूँ मैं भी। इसके अंदर लैंड डिपार्टमेंट फीस जो 4% होती है, एक 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 स्टैंडर्ड है, वो आपको दुबई में यहाँ पर डीएलडी फीस देनी होती है, वो यहाँ पर नजर आएगी। ब्रोकरेज फीस 2.1% है, जो कि नॉर्मली एजेंट्स को जाती है कमीशन, वो है। ट्रस्टी फीस होती है 6,880 दिरहम्स की, ये भी हर प्रॉपर्टी में जाती है। अब जो दीवा डिपॉजिट है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग डिपॉजिट है, ये दो कॉस्ट भी आपकी होती हैं। इट डिपेंड्स समटाइम्स कि आपका टेनेंट अगर दे रहा है तो वो देगा। ये प्रॉपर्टी क्योंकि एक हॉलिडे होम रेंटल थी, तो वो ये प्रॉपर्टी कि इस प्रॉपर्टी की ये जो कॉस्ट है ये आपको खुद देनी होगी बीइंग एन ओनर, क्योंकि आप इसको एज अ रेंटल, जो हॉलिडे रेंटल है वो देंगे। अच्छा, हॉलिडे रेंटल बेसिकली एयरबीएनबी को कहते हैं। तो आप अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी हॉलिडे रेंटल की तरह की तरह के मॉडल के ऊपर रेंट होगी। फर्नीचर कॉस्ट इसमें नजर आ रही है 24,000 एज आई सेड, क्योंकि ये फर्निश्ड अपार्टमेंट होगा, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को खुद से फर्निश करना होगा। 1 बेडरूम के हिसाब से 24,000 इतना बन जाता है। थोड़ा सा कम हो सकता है, अगेन आपकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, जब आप उसको हायर करेंगे कि इन चीज़ों में, तो उसमें कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो 24,000 दिरहम्स का ये फर्नीचर कॉस्ट आ रही है। रेनोवेशन कॉस्ट 5,000 दिरहम की है, और डीआईएफसी की एनओसी फीस होती है ऑफ कोर्स, ये 2,361 दिरहम्स की है। एसपीवी रजिस्ट्रेशन ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो कि एक क्राउड फंडेड प्रॉपर्टी के लिए आपको देनी पड़ेगी। ये कॉस्ट अगर आप खुद प्रॉपर्टी खरीदने जाते तो आपको नहीं देनी पड़ती। इसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट ये हुई थी, शुरू में कुछ पैसे एक्स्ट्रा इन्होंने चार्ज किए थे, बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाय द वे इसकी पूरी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो अपने हिसाब से, ये तो प्रॉपर्टी के हिसाब से है ना, मैं अपने हिसाब से भी आपको इसकी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर आती है, ये टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। फिर इस अच्छा अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की परचेज कॉस्ट निकाली थी, जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है बेसिकली स्मार्ट क्लाउड की फीस, जो कि 1.5% है, जो कि 10,350 दिरहम्स में बनती है, और उसके ऊपर वैट लगेगा तो 517 दिरहम्स ये इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। 10,860 दिरहम लेट से। एंड देन एक्विजिशन कॉस्ट इसकी जो है, जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आपको पर शेयर के ऊपर यहाँ पर नजर आ रही है, टोटल प्राइस पर शेयर। रेंटल ब्रेकडाउन भी आपको नजर आ रहा है कि ग्रॉस रेंट कितना आ रहा है, सर्विस चार्जेस कितने हैं, नेट रेंट कितना है, नेट रेंट की यील्ड कितनी है, 15.21% जो बता रहे हैं। ये ऑफ कोर्स इतनी नहीं है, इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कितनी एक्चुअल में रेंटल आ रहा है बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कॉस्ट इसके अंदर आपकी आ गई है, और कॉस्ट के अंदर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप खुद तो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर रहे हैं, ये आप किसी थर्ड पार्टी को देंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि ग्रॉस रेंट इतना आ रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आप इसको एयरबीएनबी करेंगे तो आपकी जो रेंटल होगी वो बढ़ जाए, और रेंटल जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट उसमें आ जाती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कॉस्ट भी इसमें आती है। मेंटेनेंस चार्जेस भी इसमें आ रहे होते हैं अलग से, क्योंकि जब आप रेंटल करेंगे हॉलीडे रेंटल, तो उसमें मेंटेनेंस चार्जेस अलग से आएंगे। कंपेयर टू उसकी प्राइस जो कि 7 लाख दिरहम के करीब है, उसके हिसाब से देखा जाए मेंटेनेंस चार्जेस ये ऑन पार है, जो जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्सपेंस पड़ सकता है। नेट डिविडेंड इनकम यहाँ पर नज़र आ रही है। नेट डिविडेंड यील्ड जो पहले आ रही थी नज़र आपको ऑलमोस्ट कोई 15% नज़र आ रही थी, वो अब आपको
10.515% नेट डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है। एनीवेज़, अब इसके अंदर एक जो इंटरेस्टिंग और चीज़ है इस वेबसाइट के अंदर, वो ये कि आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि मेरा, लेट्स से मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, बल्कि मैं वॉलेट के अंदर जाता हूँ और वॉलेट के अंदर जाकर मैं अपनी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देखता हूँ। तो ये मेरी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है। अब ये जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, ये मैं आपको इसके अंदर जो अब मैं आपको इसमें एक्सेल में लेके जाता हूँ। मैं इसको एक्सेल से मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक्सेल में लेके जाता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री किस तरह से थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने एक्सेल के अंदर, थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग वगैरह कर ली है इसके अंदर मैंने, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पैसे निकले हैं यहाँ से, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया है या मुझे मिले हैं पैसे, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो मैं उसको अगर बात करूँ, थोड़ा-सा दिखा दूँ आपको कि मेरे पे 3 प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टीज़ नज़र आएँगी, जैसे वहाँ पर पहले नज़र आ रही थी। और उसके अंदर थोड़ा-सा रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड यहाँ पर 250 दिरहम्स का, जब मैंने किसी के जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हुए कोई अकाउंट खोलता है तो उसको 250 दिरहम मिलेंगे, तो इस तरह से मुझे भी 250 दिरहम मिले थे यहाँ पर शुरू में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट थी, वो 2484 दिरहम्स की अमाउंट थी, और उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 368 दिरहम्स की टोटल कॉस्ट आई थी। यहाँ पर आपने, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ कि जो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो 368 दिरहम्स थी, जो यहाँ पर 368 दिरहम्स नज़र आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी की ये बात करें तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो 368 दिरहम्स आई, इसके बाद ये बेसिकली मेरे पास जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इस कॉस्ट को निकाल के होगी। तो अगर मैं इस कॉस्ट को निकालता हूँ, तो 2484 माइनस 368 लेट्स से, तो 2116 की मेरी एक्चुअल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब इसके अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो 13th ऑफ जून 2022 में की थी। मुझे जो पहला डिविडेंड मिला है वो 12th ऑफ लेट्स से सितंबर 2022 में मिला था। इस प्रॉपर्टी के केस के अंदर थोड़ा-सा डिले हुआ था। इस प्रॉपर्टी के अंदर ऑलमोस्ट 3 महीने बाद पहला रेंट मिला था, वरना नॉर्मली 2 महीने के अंदर आपका रेंटल स्टार्ट हो जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो इमीडिएटली हो जाता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को, और जो हॉलिडे रेंटल की प्रॉपर्टीज़ होती है नॉर्मली, उसके अंदर थोड़ा-सा रेंटल डिले आता है, क्योंकि उसके अंदर जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके बाद उसको रेनोवेट करते हैं, और चीज़ें होती हैं, एयरबीएनबी पे लिस्ट होता है, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगा था, और जो मेरी पहली डिविडेंड पेमेंट थी वो 7.78 दिरहम की आई थी। दूसरी डिविडेंड पेमेंट भी 7.78 दिरहम की आई थी। अच्छा, वो जो दूसरी डिविडेंड पेमेंट आई थी वो सेम डेट को ही आ गई थी, वो थोड़ा-सा मिसकैलकुलेशन हुई थी, और ये होता है क्योंकि जब आप शुरू-शुरू में नई प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर कभी-कभी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और अभी इनका प्रोसेस, उस वक़्त इनका प्रोसेस कुछ नया-नया था, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी, और अगली डिविडेंड पेमेंट के टाइम पर, यानी कि 12th ऑफ लेट्स से अक्टूबर में जब पेमेंट आई थी, तो मुझे कम मिली थी, और उसका रीज़न यही था कि थोड़ी-सी एडजस्टमेंट हुई थी, जो लास्ट मंथ मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मिल गया था। ख़ैर, उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल एडमिन फ़ीस नज़र आएगी, जो कि आपको ऑलमोस्ट सितंबर में मिलती है, जो कि देखने को। उसके बाद अगेन डिविडेंड पेमेंट आई। मेरी जितनी भी डिविडेंड पेमेंट्स आती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आती हैं ऑलमोस्ट 12th, 13th, 11th के अराउंड मुझे मिल जाते हैं वो पैसे। तो मेरी जो अगली डिविडेंड पेमेंट आई वो 25 दिरहम की आई थी, 25 दिरहम पॉइंट 76 फ़िल्स की आई थी। उसके बाद जो अगली डिविडेंड पेमेंट आई थी वो 5.19 दिरहम्स की आई थी। इसमें ये प्रॉपर्टी इसके अंदर जो इसकी रिफर्बिशमेंट होनी थी वो हुई थी, मेरे ख़्याल से कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मुझे इनकी एक डिटेल ईमेल आई थी, उसके अंदर डिटेल बताई थी इन्होंने, तो उस मंथ मुझे पूरी पेमेंट नहीं मिली थी जो रेंटल की थी। उसके बाद एक एडमिन फ़ीस आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो एज़ आई सेड बिफोर कि यहाँ पर कुछ इनकी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेज़ आई थी। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि क्या चीज़ें चेंज हुई थी, लेकिन वो ईमेल इनकी आती है और आपको पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो अगली डिविडेंड पेमेंट आई वो 12th ऑफ मार्च को आई। वो 21 दिरहम्स की आई। उसके बाद 8.64 दिरहम्स की आई, और 11.91 दिरहम्स की आई। ये जो इसकी डिविडेंड पेमेंट्स हैं, ये रेंटल के जो रिटर्न्स हैं, ये हर महीने कुछ ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आज देखूँ कि अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 1-2 महीने इसके अंदर हो गए हैं, 2 महीने, इस वक़्त तक 2 महीने, येस, एंड देन 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 7 मंथ्स हो चुके हैं मुझे अब तक। ऑल्दो कि मैंने 10 महीने पहले ली थी, लेकिन 7 मंथ्स मुझे अब तक हो चुके हैं। 7 मंथ्स के जो टोटल मुझको जो रिटर्न मिला है वो 90 दिरहम्स का मिला है। तो अगर मैं 90 को लेट्स से डिवाइड बाय इज़ इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय लेट्स से 90 डिवाइडेड बाय लेट्स से 7,
और इनटू 12 करूँ तो ये ऑलमोस्ट कोई 154 दिरहम्स की ऑलमोस्ट बन जाएगी। एवरेज कर लें अगर इसको आप, तो 154 दिरहम्स की एवरेज बनती है। और अगर उसको मैं देख लूँ कि मेरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट 2484 दिरहम्स, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 6% के करीब आपको रिटर्न दे रहा है। अच्छा, इसमें एक कैveat ये है कि ये आपको इस अब अगले साल जब आप आएँगे ना, तो इसमें आपको एनुअल डिविडेंड जो एनुअल एडमिन फीस है, वो आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। तो ये अभी कुछ कैveats हैं जिनके थ्रू मैं चल रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 6.2% आप अज़्यूम कर सकते हैं कि आपको इसका रिटर्न मिल सकता है। किसी प्रॉपर्टी में 5% भी मिलता है, किसी में 5.5 मिलता है, किसी में 6% जा रहा होता है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे तो आपको 1.5% स्मार्ट क्लाउड आपसे लेगा, जिस टाइम पर आप एग्ज़िट कर रहे होंगे। इसके अलावा जब आप तो यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विज़न रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न नहीं रखेंगे और आपके साथ कोई लेट्स से आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, इसमें से पैसे निकालने पड़ते हैं, तो आपको नुकसान होगा। जब ये साइकिल आप 5 साल की कंप्लीट करेंगे, तो 100% मेरे ख़्याल से इसके अंदर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि 2 चीज़ें होंगी, एक तो रेंटल रिटर्न आपको मिल चुके होंगे, आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, इन पैसों को आप दोबारा से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कम पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे ज़्यादा पैसे अभी नहीं मिल रहे, लेकिन अगर मेरे ख़्याल से 500 दिरहम्स की इसकी लिमिट है कि आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। लेट्स से हर 2-3 महीने बाद आप टॉप अप कर दें और थोड़े से पैसे डाल दें, एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो इसके अंदर आप जब आप 5 साल गुज़ार लेंगे एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि आपको असल फ़ायदा क्या हुआ है। अगर आप मैं अभी इस वक़्त देखूँगा, तो शायद मुझे इतना लुक्रेटिव ना लगे, लेकिन मैं हमेशा हर चीज़ को लॉन्ग टर्म विज़न के साथ देखता हूँ, तो मुझे इसमें लग रहा है कि इवेंचुअली फ़ायदा होगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफ़ कोर्स इसके अंदर अगर कंपेयर टू सम कोई कोई बंदा अगर पूरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है अपने पैसों से, तो उसको फ़ायदा होगा या स्मार्ट क्लाउड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा, तो उसमें देखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि डेफ़िनेटली अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी लेने में फ़ायदा होगा। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, इनकी अलग से फ़ीस होती है, इनकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप से होती है, इनकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक कंपनी कर रही होती है, इनकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी होती है, तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप खुद करेंगे तो वो सारी कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन आपका टाइम लग रहा होगा। तो मैं इन इस पूरे प्रोसेस को एज़ पैसिव इनकम लेना चाहता हूँ। मैं इस पूरे हेसल के अंदर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। मुझे पता है कि रेंटल के अंदर आपको कितना मुश्किल होता है। हर महीने हर साल लेट्स से जब रेंटल रिन्यू का टाइम आता है, उस टाइम पर आपको मैं और बाय द वे ये मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज़ नहीं है दुबई में, मेरी बैक होम पाकिस्तान के अंदर है। तो जब वहाँ पर मुझे रेंटल रिन्यूअल के टाइम पर लेट्स से टेनेंट्स के साथ हैगलिंग करनी पड़ती है। ये सारी हैगलिंग और ये सारी चीज़ें, ये स्मार्ट क्लाउड का हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। तो ऑफ़ कोर्स जब हेडेक कम होगा तो उसकी प्राइस आपको थोड़ी-सी पे करनी पड़ेगी, जो कि फ़ीस की फ़ॉर्मेट में आती है। लेकिन इवन देन मैं फिर भी 4, 5, 6 4% तो नहीं, लेकिन 5-6% के ऊपर मैं आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। 5 साल 6 साल बाद इस प्राइस प्राइस बढ़ेगी, उस टाइम पर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं और उस टाइम पर आपको फ़ायदा होगा उसके अंदर। इसके अंदर एक और चीज़ ये कि आप डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप मेजॉरिटी चाहती है कि ये प्रॉपर्टी बेच दें, तो स्मार्ट क्लाउड कुछ नहीं कर सकती, उसमें प्रॉपर्टी उसको बेचनी पड़ेगी। जो मैंने शुरू में बात की थी कि एसपीवी क्रिएट होता है, एसपीवी क्रिएट जब होता है तो उसके अंदर आपको आपका नाम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा और वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की रजिस्टर्स में होगा और वो आपको सेफगार्ड करेगा आपके राइट्स के लिए। तो वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई में रहते हुए एटलीस्ट मुझे ज़्यादा शक नहीं है या मुझे वरी नहीं है कि मेरे पैसे कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टेड हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं इस तरह की और मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी बात पूछनी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्टोरीज़ होती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं उसमें लगा रहा होता हूँ, मुझे स्टोरीज़ में टैग कर सकते हैं, मैं उस पे रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि मैं थोड़ा-सा उसमें एक्टिव होता हूँ। ट्विटर पे भी फॉलो कर लें मुझको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं मल्टीपल प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, यहाँ पर उसका लिंक लगा लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। नेशनल बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। यूएई में रहते हुए अगर आपको करना है इस्तेमाल तो आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।